अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर रहे थे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने पढ़ लिया था, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो हमारा टॉपिक है आज का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अच्छा, सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने पढ़ा है, ठीक है। किसी यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन का पास कर जाना, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। कोई भी फील्ड लाइन हो या कोई रे हो जो पास कर जाती है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है वहाँ जाके वो लेक्चर लाजमी देखें। तो हम यहाँ समझेंगे कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनता है। तो इसके लिए आपके पास सबसे जो बेस्ट वो है एप्लीकेशन, यानी कि एक थ्योरम है जिसे गास थ्योरम कहते हैं या गास लॉ। तो आपकी बुक में गास लॉ करके दिया हुआ है, तो गास लॉ को हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस में। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना हो, तो अगर उसमें चार्ज पड़ा हो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो, तो तब हम गास लॉ इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम ये जानेंगे, थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप हो, तो क्लोज सरफेस के में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनता है। तो क्लोज सरफेस किसे कहते हैं, जो हमारे पास 3D सरफेस हो, ऐसा सरफेस जो 3 डायमेंशनल हो, जिसमें हमारे पास स्फेयर आता है इसके अंदर, या क्यूब जो है, ये इनके एग्जांपल्स हैं किसकी, या कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हो, सिलेंड्रिकल शेप की कोई बॉडी हो, तो ये भी हमारे पास किस में आती है, हमारे पास 3D शेप यानी कि क्लोज सरफेस कहलाती है। तो हम यहाँ पे सरफेस जो है स्फेयर रखते हैं, क्योंकि आपकी बुक में वही दिया हुआ है। तो जो हमारे पास 3D सरफेस, सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी 3D सरफेस, जो 3D सरफेस होती है हमारे पास, याद रखें इन 3D सरफेस, तो एरिया वेक्टर तो जानना लाजमी होता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं तो एरिया वेक्टर का जानना हमारे लिए लाजमी है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो भी नॉर्मल होता है किसी प्लेन सरफेस में, जो नॉर्मल हमारे पास होता है, उसी नॉर्मल को हम एरिया वेक्टर लेते हैं। जब हमारे पास प्लेन सरफेस या कोई XY प्लेन में कोई सरफेस पड़ा हो, ठीक है, तब हम लेते हैं। जब 3D सरफेस हो तो हम सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड जो हमारे पास परपेंडिकुलर या आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा उसी को हम एरिया वेक्टर मानेंगे, ठीक है। इन 3D सरफेस आउटवर्ड जो है आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड भी लिखेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर एज एरिया वेक्टर। उसी को क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं जो आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई स्फेयर हो मान ले, तो उसमें हम कंसीडर करते हैं ये कोई एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, कोई सरफेस जो हमारे पास स्फेयर है। अब ये अगर कोई एक क्लोज सरफेस बना रहा है ये, तो इसमें हम एरिया वेक्टर किसको लेंगे, एरिया वेक्टर आउटवर्ड को लेंगे जो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड होगा, उसी को हम एरिया वेक्टर मानेंगे। तो अब 3D सरफेस में होता क्या है, आमतौर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकती। ये हमारे पास स्फेयर है, इसमें अगर कोई रैंडम बॉडी लें जैसे इस तरह की, तो तब भी हमारे पास जो है इसमें हर पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो हमने फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ा है, फ्लक्स इज टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट। ये जो फार्मूला है ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। बट अगर यूनिफॉर्म ना हो के 3D सरफेस में अगर किसी एक पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब डिफरेंट है फिर दूसरे पॉइंट के बनिस्बत, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे होल सरफेस को स्मॉल पैचेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे या उसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर ये कहा जाए तो इसको स्मॉल पैचेस में हम ये डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये स्मॉल पैचेस में करेंगे तो तब हम करने का क्यों वो होता है, जब हम करते हैं तो तब हमारे पास हम इस चीज़ को यूनिफॉर्म मानते हैं, उस सरफेस को भी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आउटवर्ड है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होता है तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तब ऐसे ही उसमें कंडीशन में हम इस पूरे स्फेयर को कितने, यानी कि इसका एरिया एक हमारे पास मान लें डेल
डेल ए है 1 है। फिर इसी तरह कोई एक दूसरा एरिया होगा डेल A2 होगा। तो इस तरह करते 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 हम कितने उसमें बांटेंगे, डेल AN, यानी कि nth टाइम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला भी फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बट वो आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, उधर समीशन करके दिया हुआ है, हम उसी को लेंगे। तो ये हमारे पास फ्लक्स है। अगर टोटल फ्लक्स अगर हमें कंसिडर करना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी 3D सरफेस का, हम उसका समीशन साइन यूज़ करेंगे। ये कब करेंगे, ये भाई हमारे पास बॉडी क्या होनी चाहिए जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होंगे। जब हम इसको समीशन करके इस पूरे एरिया को जोड़ के इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो चार्जेस है वो करीब करीब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उसी को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसमें फील्ड जो बनेगी एक तरह से वो यूनिफॉर्म बनेगी। तो हम इसी को कर सकते हैं क्या, ई आई डेल ए आई होगा। तो ये हमारे पास जो है, जो आई कहाँ से कहाँ तक हो, I1 से लेके IN तक। जब हम ई जो है अगर इसको यूनिफॉर्म करते हैं तो ई आई लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ई को बाहर लेकर के आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब इसको हमने बांटा है, इसको इंटीग्रेट किया है, यानी कि इस पूरे उसको सरफेस को। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, ई बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू आई स्टार्ट फ्रॉम N और डेल AN आई होगा। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ होगा। ये तब हम करेंगे जब एक एरिया को डेल A1, एक एरिया को डेल 2, ये छोटे छोटे एरिया इनको जोड़ के हम ये वाला चीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये गास लॉ में, इसी से हम गास लॉ है उसका प्रूफ भी करते हैं, यानी कि ये एक एप्लीकेशन मान के। तो अब हम सीखेंगे कि किसी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें तो हमारे पास फ्लक्स किस तरह बनता है, कि पॉजिटिव फ्लक्स कब कहलाएगा, फ्लक्स ज़ीरो कब होगा, और फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव कब होगा। इस चीज़ को ज़रा हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब हमारे पास है कोई ऐसा सिचुएशन हम लेते हैं कि एक मान लें एक स्फेयर है, क्रॉस सरफेस की बात हो रही है। थ्री केसेस है जो आपकी बुक में भी दिए हुए। ठीक है, जिसमें से उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। क्या है पहला केस, कि आपके पास कोई ऐसे स्फेरिकल बॉडी है जिसमें फील्ड लाइंस जितनी इंटर हो रही है इतनी लीव भी कर रही है। जितनी इंटर हो रही है, मान ले 2 फील्ड लाइंस इंटर हो रही है या 3 इंटर हो रही है और 2 लीव भी कर रही है। फील्ड लाइंस 2 इंटर हो रही है और 2 लीव कर रही है। तो अब इसमें से देखेंगे फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो एरिया वेक्टर हम आउटवर्ड मानते हैं, ये हमने शुरू में बात की थी कि यहाँ एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, और फील्ड लाइन, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। यहाँ पे एंगल 0 है। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर इस तरफ आउटवर्ड होगा और यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो इधर जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। अब ज़रा फ्लक्स फाइंड करके बताएं, इस साइड का फ्लक्स क्या बनेगा आपके पास, इस साइड का फ्लक्स बनेगा हमारे पास। देखें यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है बाहर की तरफ है, यहाँ एरिया वेक्टर इनवर्ड है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फील्ड लाइन ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने कम इसलिए बनाया जब ताकि ये कैलकुलेशन में ज़रा आसानी हो। इन दोनों से जो फ्लक्स बनने वाला है तो वो क्या होगा, ई ए कास 180, फिर दूसरा जो है वो भी ई ए कास 180, इन दोनों से कास 180 होगा क्योंकि दोनों का एंगल 180 है, प्लस इस साइड पे ई ए कास 0 डिग्री प्लस ई ए कास 0 डिग्री। तो यहाँ से कास 180 कितना होता है, -1 के। तो जो टोटल फ्लक्स बनने जा रहा है आपके पास वो क्या होगा, माइनस ई ए प्लस ई ए प्लस ई ए। तो ये माइनस ई ए प्लस ई ए, माइनस ई ए प्लस ई ए कट जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तभी हम कहते हैं कि किसी क्लोज सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करे उतनी ही लीव करें, तब हमारे पास फ्लक्स क्या बनता है, 0 बनता है। तो ये इसी की वजह से बनता है, क्योंकि आपके पास देखिएगा इधर से 2 निकले या 1 जाए और इधर से 1 निकल भी आए तो दोनों के बीच में एक में एंगल 0 होगा, एक साइड पे एंगल 180 होगा, तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ये पहला केस था। बट एक दूसरा केस भी हो सकता है, वो क्या कि आपके पास अभी एंटर कितनी कर रही है, 2 एंटर 2 करके लीव 1 करें, मान लें इस तरह कुछ हो जाए कि अभी निकल कितनी रही है, 1 निकल रही है, 2 एंटर हुई थी, 1 निकल रही है फील्ड लाइन। तो अब देखिएगा इनसे क्या बनेगा, इन दोनों से इससे जो इधर एंगल है वो 0 डिग्री है। तो अब इस साइड का फ्लक्स इस साइड का फ्लक्स आप कैलकुलेट करें
तो इस साइड का फ्लक्स जो है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, cos 180, फिर दूसरा भी cos 180, ठीक है जी, cos 180 होगा, और इससे जो इस वाली साइड का है वो cos 0 डिग्री होगा ना, cos कितना होगा 0 डिग्री। अब इन दोनों से माइनस आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस साइड का वो क्या आएगा, -2EA आएगा, और इस साइड का +EA आएगा। तो ये 2 टाइम है, ये -2 टाइम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास, -EA आएगा। तभी हम कहते हैं कि नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 लाइंस इंटर कर रही थी, लीव एक कर रही है, लीव एक कर रही है, तो इस साइड का फ्लक्स पॉजिटिव, इस साइड का फ्लक्स नेगेटिव, और नेगेटिव जो है वो ज़्यादा था पॉजिटिव वाले से, तभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस केस में वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब लास्ट है, ठीक है, अजान भी शुरू होने वाली है। देखें, अब अगर ऐसा ना हो कि यहाँ से अगर 3 फील्ड लाइन निकलें, यहाँ से तीन फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, जहाँ से फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, 3, तो टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, फिर टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, -2EA आएगा यहाँ से +3EA आएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। तो ये ओवरऑल फ्लक्स कितना आएगा जी, ये आएगा 2E ना आके +EA आएगा। तो ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा कब, जब आपके पास इंटर से लीव ज़्यादा करें तब इस साइड का फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए इस साइड का फ्लक्स आता है +3E है। तो लाइन ज़्यादा भी हो सकती है, भाई मैंने 3 इसलिए डाली है ताकि आपको समझ अच्छे से आए, ताकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आए, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हम अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।